गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजी स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है क्षय रोग, जिसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल सर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है और जानलेवा भी हो सकती है। टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। तो आइए टीबी के लक्षण, कारण और निवारण को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर स्वप्निल सर से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ध्यान देकर इस वेबिनार में होने वाले चर्चाओं को सुनें। आपके मन में जो भी प्रश्न आए सत्र के समाप्त होने के बाद सर से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वप्निल सर को। आप आइए और टीबी से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा, थैंक यू मुझे ये दोबारा मौका देने के लिए। अभी काफी टाइम से मैं डिजिस्वास्थ्य से जुड़ा हूँ और ऑलमोस्ट मैं हम लोगों ने काफी विषयों के ऊपर बात की है। हमने हार्ट के ऊपर बात की, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, थायराइड के ऊपर भी हमने बात की थी। तो आज का टॉपिक जैसे मनीषा ने बताया काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि इंडिया में अभी अगर देखा जाए हमारे पूरे भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग या फिर टीबी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है। और कहा जाता है कि स्टेटिस्टिकली अगर देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग इंडिया में एक महामारी की तरह फैल चुका है और इसको हमें जड़ से निकालना है। तो क्या है ये क्षय रोग, टीबी रोग, इसके बारे में हमें डेफिनेटली जानना ही चाहिए। और आपके गांव में, आसपास में अगर ऐसा होता है किसी को, अगर आपको दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको भी कुछ कदम उठाने चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। मनीषा, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? श्योर सर। ओके, ठीक है। जैसे कि आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्षय रोग के बारे में पहले से ही सुनते आए हैं कि अरे इसको टीबी हो गया है, उसको टीबी हो गया है। तो क्षय रोग यानी टीबी क्या है, देखते हैं। क्षय रोग, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, एक संक्रामक संक्रमण है और आमतौर पर आपके फेफड़ों पर हमला करता है। यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों जैसे आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी फैल सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया है इसका कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि यह बैक्टीरिया 3 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राचीन ग्रीस और रोम से मिलती है। तपेदिक, जिसे पहले उपभोग कहा जाता था, 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में मृत्यु का शीर्ष कारण था। तो इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि टीबी एक महामारी की तरह हमारे यहाँ पहले से ही है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, जैसे आप लोगों ने देखा 2-3 सालों में कि कोरोना एक नई बीमारी थी। ट्यूबरकुलोसिस वैसा नहीं है। काफी हजार सालों से या 3 मिलियन सालों से हमारे साथ ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग है और लोगों को ये आक्रमण कर चुका है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हमारे फेफड़े को अटैक करता है। फेफड़े को अटैक करता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा आप मान के नहीं चल सकते कि सिर्फ ये फेफड़े का ही रोग है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का रोग शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी हम लोगों ने ऐसा देखा है कि पेट में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये संक्रमण एक ऐसा है कि हमारे शरीर में ऑलमोस्ट सारे अंग में ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन जो जगह है जो प्रभावित होता है टीबी या क्षय रोग से, वो हमारे फेफड़े हैं और उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी आती है, उसके बाद हमारे अन्य हिस्से आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब पिक्चर में देखिए क्षय रोग कैसे आपका जा सकता है।
तो ये संक्रमण होने के लिए अगर आपको फेफड़े में दिक्कत है, तो जैसे कोरोना के टाइम पे आप लोगों को याद है, आप लोग मास्क पहन के घूम रहे थे। क्यों आप लोग मास्क पहन के घूम रहे थे? क्योंकि अगर छींक लेंगे आप लोग या नाक से मुंह से अगर कुछ निकलेगा पदार्थ जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो जाके फैला सकता था कोविड या कोरोना। सेम उसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस कुछ वैसा ही है। अगर वो फेफड़े से संबंधित है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि फेफड़े से आप देखिए पिक्चर में, यहाँ पे फेफड़े से आपके गले तक आएगा, गले से मुंह में आएगा। अगर आप चीखोगे, खांसी होगी, नाक से कुछ निकलेगा, मुंह से कुछ निकलेगा। ऐसे जो है था कि अगर फेफड़े में ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग होता है तो ये संक्रामक है। कहने का मतलब ये है कि फेफड़े से आपका जो इन्फेक्शन है वो गले में जाएगा, गले से मुंह में आएगा, मुंह और नाक से सामने खड़े रहने वाले पर्सन या आसपास के जो लोग हैं उनमें फैल सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर रीढ़ की हड्डी में आपको ट्यूबरकुलोसिस होता है या फेफड़े के अलावा शरीर के अगर अन्य हिस्सों में ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग होता है या टीबी होता है, तो वो ऐसे नहीं फैलेगा। फैलने के लिए लंग्स से अगर फेफड़े से निकला तभी ये संक्रामक हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में होगा तो यह संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि वहां से कैसे बाहर निकलेगा, वो तो रीढ़ की हड्डी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। क्षय रोग के प्रकार, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राथमिक टीबी यह तपेदिक संक्रमण का पहला चरण है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कीटाणु से लड़ने में सक्षम हो जाती है, लेकिन कभी-कभी ये उन सभी को नष्ट नहीं कर पाता और वे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि इस चरण में आपको टीबी के कोई लक्षण ना हो या कुछ फ्लू जैसे लक्षण हो। सक्रिय टीबी, रोगाणु बढ़ते जाते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। आप ये बीमारी दूसरे तक फैला सकते हैं। वयस्क से लगभग 90% सक्रिय मामले गुप्त टीबी संक्रमण से आते हैं। फेफड़े के बाहर सक्रिय टीबी एक तपेदिक संक्रमण जो आपके फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में फैलता है। हाँ, तो इस स्लाइड में मोस्टली यही लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि पहले दफा आपको पता नहीं चलेगा कि आपको संक्रमण हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीबी का पेशेंट है, आपके सामने जाकर उसने खांस दिया, छींकें आ गई। जरूरी नहीं है कि आपको संक्रमण हो ही जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मास्क पहन के रखिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर उस पर्सन के मुंह से, इंसान के मुंह से इन्फेक्शन आपके नाक के अंदर चला गया, मुंह के अंदर चला गया, तो वो ये फेफड़े में फैल जाएगा। और पहले तो आपको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी है, बीमारी को खत्म करने वाला एक प्रतिरोधी एक क्षमता है। पहले इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद धीरे धीरे जो है आपके लक्षण दिखने लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ठीक है। अभी बीच बीच में जो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग भी ऐसा ही है। पहले आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे अटकने लगेगा बिल्कुल ऐसा। सही बात कह रहे हैं आसरा आप। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग का निदान, क्षय परीक्षण कैसे पता चलेगा? क्षय रोग त्वचा परीक्षण, इसे मॉन्टू टेस्ट, हाँ ठीक है, तो ये मैं इतना नहीं जाऊंगा इसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, कैसे कैसे लक्षण हो सकते हैं क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस में। नंबर 1, पहला तो है वजन घटने लगेगा, वेट लॉस, वेट लॉस होने लगेगा। तो अगर आप देखते हो कि आपका शर्ट है, पैंट है, ढीला होने लगा है, अचानक से 2-3 महीने में काफी जो है वजन घटने लगा है अचानक, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि थकान, ऐसा थकान कि कुछ करने का मन ही नहीं हो, कुछ भी आपसे किया ही नहीं जा रहा। नंबर 3, खाने में कोई रुचि नहीं होगी, थोड़ा खाने के बाद जो है उल्टी होना स्टार्ट होगा। नंबर 4, खांसी, एक अजीब तरह की खांसी जो ठीक हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही।
2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। कभी कभी खांसने के टाइम पे खून निकल सकता है। आप देखते हो कि अरे यार इतना सारा खून निकल गया। तो ये, और रात को सोने के टाइम पे आप देखोगे कि आपका टेम्परेचर, बुखार आने लगा है आपको। हर रात को आप सोने जाते हो, आप देखोगे कि बुखार आ रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो पहले आपको ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के बारे में सोचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म तो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग में मोस्टली अगर आप गांव में रहते हो तो किसी भी गांव में आप चले जाइए, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, या जैसे आज एम्पावर प्रगति में कैस्टर ऑयल में रिलेटेड जितने हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, आपके गांव में कहीं पे भी हो, अगर आप देखते हो ऐसा पेशेंट, ऐसा मरीज जिनका अचानक से 2-3 महीने में बहुत ज्यादा वजन घटने लगा है, या फिर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जैसे कि खांसने पे खून आ रहा है, रात रात को बुखार चढ़ने लगा है, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोचना पड़ेगा। और इमीडिएटली आपको जो अस्पताल है नियर बाय, मिनी पीएचसी वगैरह है, डॉक्टर के पास जाना वगैरह पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन। तो आप क्या करवाओगे पहले? तो डॉक्टर्स जो है मोस्टली वहां पे आपके मुंह के अंदर से सैंपल लेते हैं, जिसे हम स्पुटम बोलते हैं। मुंह के अंदर ऐसा आपको रखेंगे, उससे सैंपल लेते हैं पहली बार। दूसरा, डॉक्टर्स आपसे एक छाती का एक्सरे करवाएंगे। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट काफी जरूरी है। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। और अगर मान लीजिए कि मुंह से जो सैंपल लिया गया है उसका रिजल्ट जो है निगेटिव आता है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस दिखाई नहीं दे रहा, छाती का एक्सरे कर लिया उसमें भी आपका नॉर्मल आ रहा है, तब आपको जो है रीढ़ की हड्डी का एक एक्सरे करवाना पड़ेगा और अपने पेट का एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो है लंग्स में टीबी के अलावा भी शरीर के अन्य हिस्सों में भी जो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी क्षय रोग हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो क्षय रोग का ट्रीटमेंट क्या है, मैं पूरे स्लाइड में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल डॉट्स नामक जो प्रोग्राम है, वो सरकार ने सुविधा कर दी है कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग का ट्रीटमेंट, कि मान लीजिए सारे सिम्टम्स आपको, लक्षण आपको दिख गए, दिखने के बाद आप स्वास्थ्य केंद्र में गए हैं और आपका मुंह से सैंपल ले लिया है, छाती से एक्सरे करवा लिया है, करने के बाद अगर आप देखते हो कि दोनों ही चीजें निगेटिव है, मान लीजिए कि उसमें कुछ नहीं आ रहा, उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप दूसरे कोई टेस्ट करवाइए, जैसे कि पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे हो गया, उसके अलावा भी कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। सारी चीजें हो जाने के बाद अगर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग अगर पॉजिटिव आता है, अगर आ जाता है पेशेंट में, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग का ट्रीटमेंट, जो उपचार जो है, काफी लंबा है, काफी लंबा है। 12 महीना, 18 महीना ऐसा है। और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का सबसे बड़ा कॉम्प्लेन, सबसे प्रॉब्लम यही रहता है कि दवा नहीं खा सकते पेशेंट, उल्टियां होने लगेंगी पेशेंट को, गैस बनने लगेगा, और पेशेंट्स को कभी कभी जो है दवाई हजम नहीं होता। इसका रीजन यही है कि दवाई एक टैबलेट नहीं होती, दिन में 5-6 टैबलेट लेना होता है। इसी वजह से पेशेंट काफी ज्यादा वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, एकदम भी ताकत नहीं रहता। तो ऐसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और जैसे तैसे करके भी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घर में अगर एक पेशेंट को टीबी आ गया है, ट्यूबरकुलोसिस,
जितने बाकी सदस्य हैं उनका भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये संक्रामक है। अगर किसी एक को हो गया है तो दूसरे को भी हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स नहीं दिख सकते। इस वजह से जरूरी है कि अगर एक का आ गया है, आप सबका टेस्ट करवा दो। बहुत जरूरी बात है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। जैसे मैंने बताया आपको, लेफ्ट साइड में एक एक्सरे दिखा रहा है, राइट साइड में एक सीटी स्कैन दिखा रहा है। तो वैसे ही बात है, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने टीबी का, क्षय रोग का जो इलाज है वो मुफ्त करवाया है। आपको इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉट्स के जो सेंटर है ये उपलब्ध है, जिले में, गांव में उपलब्ध है। आपके गांव में अगर आशा कर्मी वगैरह है तो आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। और उन लोगों के पास ही टीबी का ट्रीटमेंट होता है, दवाई वगैरह मिलता है। तो संपर्क में आइए और दवाई स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, ये तो बीमारी की बात हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट जो है मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। इसका कारण ये है कि सब जो है पेशेंट को सोचना, अरे यार इसको क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, इससे दूर दूर दूरी बना के रखते हैं। तो पेशेंट या मरीज जो है मानसिक तौर पे टूट जाता है। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक हो सकता है, संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। कोरोना भी तो कोरोना के टाइम पे भी तो वैसा ही हुआ था। घर में अगर किसी को कोरोना या कोविड हो गया था, उसके बाद तो हाहाकार मच गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उस टाइम पे आपको मास्क पहनना है, अपना पर्सनल प्रोटेक्शन तो रखना ही है। लेकिन उसी के साथ जो है पेशेंट को भी सपोर्ट करना है, मरीज को सपोर्ट करना है। खुद का भी ध्यान रखें, पेशेंट का भी ध्यान रखें, लेकिन उन्हें चिढ़ाए मत। उन्हें ये मत बोले कि अरे यार इसको क्या हो गया, इसको पास मत बुला, हम लोग को भी हो जाएगा, अछूत जिसे हम बोलते हैं ना, वो माहौल क्रिएट मत कर कीजिए। क्योंकि अगर उसके साथ हुआ है तो कभी कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है। इसका भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म क्षय रोग की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन। फेफड़ों का नुकसान, आपकी हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क या लिम्फ नोड्स का संक्रमण, लिवर, किडनी, हृदय। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी होता है तो हमारे शरीर में ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके, हृदय से लेके, गुर्दे से लेके सारे ऑर्गन्स में टीबी फैल सकता है। इसीलिए इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, जांच पड़ताल करवाइए और दवाई लेते रहिए। और मैंने देखा भी है कि कुछ कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि वो लोग मतलब मानते हैं कि अरे यार हम दवा ले रहे हैं ठीक हो जाए, मेरा तो अभी ठीक हो गया। वैसा नहीं है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी आपको बीच बीच में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको चेकअप में तो जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 साल के लिए आपको चेकअप रेगुलरली करवाते रहना है। अगर आपका टीबी जो है निगेटिव आ जाता है रिजल्ट उसके बाद। लेकिन पहले दफा डायग्नोसिस होने के बाद मिनिमम 12 से 18 महीना, मान लीजिए 2 साल तक तो आपका ट्रीटमेंट चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म क्षय रोग निवारण, टीबी के प्रसार को रोकने में मदद के लिए, यदि आप किसी ऐसे स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां टीबी आम है, तो बीमार लोगों के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बहुत अधिक समय बिताने से बचें। यदि आपको कोई गुप्त संक्रमण है तो अपनी सारी दवाइयां ले, ताकि यह सक्रिय और संक्रामक ना हो जाए। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर संक्रमण हो गया है तो हम नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं है। आज के डेट पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए पेशेंट मर जाएगा या फिर पेशेंट नहीं बचेगा। इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी कि कैंसर जो एक महामारी है, उसका भी धीरे धीरे जो है वैक्सीन, ट्रीटमेंट निकलने लगा है। तो इसी वजह से जो है ये मानसिकता भी है कि हम लोग सोचते हैं
अरे इसको ये बीमारी हो गया है, ये तो अछूत है, ये है। तो ये हम लोगों ने दायरे बनाए हैं, सोसाइटी ने, समाज ने। तो इन सब से थोड़ा जो है आपको आगे आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। और गांव में तो अक्सर ये होता ही है। अगर आपको पता चल गया कि किसी के घर में एक संक्रामक बीमारी है, तब तो गांव वाला आपको तो है एकदम सेपरेट कर देगा, बात भी नहीं करेगा, कोई दोस्त आपके पास नहीं आएगा, घर वाले आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, ऐसी चीजें होती है। लेकिन इन सब से आपको बाहर आना है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, खाने में क्या खाना है आपको? एक बात तो हम लोगों को अब तक पता चल गया है कि हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी हो, माथे से लेके पैरों तक, कुछ भी बीमारी हो, डाइट या खाना जो है आपका सही होना पड़ेगा। खाना अगर सही नहीं हुआ तो कुछ भी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि खाने से जो है हमें ताकत मिलती है, खाने से जो है हमें शक्ति मिलती है काम करने की। और हमारा जो शरीर है वो चलेगा खाने की वजह से। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, और या फिर चार चक्के वाला कुछ व्हीकल है। अगर आप उस पे पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे, क्या वो गाड़ी चलेगी ठीक से? नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अच्छा वाला पेट्रोल डालोगे या कोई कम दामी वाला डालोगे? अच्छा वाला डालोगे तो ज्यादा दिन चलेगा, बुरा वाला डालोगे तो खराब हो जाएगा। तीसरा चीज ये है कि टाइम टू टाइम आप सर्विसिंग करवाते हो या नहीं, आपका इंश्योरेंस अपडेटेड है या नहीं। इंश्योरेंस अगर गाड़ी का अपडेट नहीं करवाओगे तो आपका चालान कटेगा। सेम सेम हमारे शरीर का सिस्टम भी वही है। खाना ठीक होगा, सही खाना मुंह से खाओगे आप, शरीर अच्छा चलेगा। उल्टा फुल्टा फलाना ढमकाना आप खाओगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो इसी के बारे में लिखा है कि विटामिन सी के सेवन से शरीर में विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग अगर किसी को है तो विटामिन सी का सेवन जो है बढ़ाना है। तो विटामिन सी तो आपको नींबू वगैरह से मिल ही जाएगा। नींबू हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, संतरे हो गए, ऐसी चीजें आप खा सकते हो। और विटामिन के अलावा सामान्य तौर पे गांव में तो बहुत अच्छा है, आपको सब मिल जाएगा गांव में। कद्दू से लेके, आलू से लेके, गाजर से लेके, अमरूद, आंवला, टमाटर, जो भी आपको गांव में मिलता है सब खाइए। फल खाइए, साग सब्जी खाइए, मतलब खाइए आप। खाना तो आपको पड़ेगा, खाने का मन नहीं हो तब भी खाइए। और टीबी के पेशेंट्स, क्षय रोग के पेशेंट्स का हमेशा एक कंप्लेंट रहता है कि वो लोग खाना नहीं खा पाते, बहुत ज्यादा दुबला हो जाते हैं वो लोग, हड्डी पसली निकल जाती है। और पेशेंट्स बोलेंगे कि अरे डॉक्टर साहब हमारे गले से तो नीचे उतरता ही नहीं, जैसे ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा, कम कम खाइए, बहुत बार खाइए। अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का तो 3 टाइम का आपका खाना होता है, तो उसको डिवाइड करें आप, थोड़ा 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 करके दिन में खाते रहिए, चबाते रहिए। आपने गाय देखा होगा, गाय को देखा होगा, बकरी को देखा होगा, वो लोग दिन भर क्या करते हैं? चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऐसे भी आप लोग को चबाते रहना पड़ेगा। और उसके अलावा ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म क्या क्या सवाल हो सकता है? आ, अच्छा, इस स्लाइड में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सवाल यही है मरीजों का कि अभी मैंने ये आज आज का टॉपिक है बोल दिया ना, किसी को खांसी हो रही है तो टीबी हो जाएगा, बुखार है तो टीबी हो जाएगा, वजन घट गया तो टीबी हो जाएगा। सबके साथ ऐसा नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस होने से आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो सीजन ऐसा है कि मान लीजिए अभी तो समर सीजन आ गया है ना, विंटर सीजन था, ठंड का माहौल था, अभी क्या, अभी धूल का माहौल है, तो खांसी तो सबका चल ही रहा है। 2-2 सप्ताह तक, 3-3 सप्ताह तक खांसी चल रहा है, बुखार भी सबको चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोगों को ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हो गया है। सारे सिम्टम्स आपको होने पड़ेंगे। 2 सप्ताह की खांसी हो गई, थोड़ा सा खून निकल गया, डर के मारे तो मतलब आपको लगेगा कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि वजन कैसे घटा है।
2-3 महीने में बहुत ज्यादा वजन, मान लीजिए कि 10 किलो से ज्यादा घट गया आपका, एकदम अचानक से पैंट ढीला हो गया आपका, काफी सारा खून निकल गया है, मतलब जितने सिम्टम्स आपके होंगे, लक्षण, वो ज्यादा होंगे। जो थोड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत भारी मात्रा में होगा, और 2-3 महीने में होगा। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इससे कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, खत्म हो गया। तो वैसे हाँ, टीबी काफी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, क्षय रोग। और अगर टीबी से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फेफड़े से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हेलो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए। हाँ हाँ हाँ। जी सर, जैसे कि एकदम रात में सोते सोते यार मेरी मम्मी को एकदम खांसी होती है, हम्म। सांस रुक जाती है बिल्कुल। अच्छा, ये खांसी कितने टाइम से चल रहा है मम्मी का? मुझे खांसी कम से कम अभी 3 मंथ टाइम हो गया, मतलब हल्की हल्की रहती है, जैसे दवा खा लेती है तो हम्म कम हो जाती है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा और कोई सिम्टम है, कोई लक्षण है, जैसे मैंने बताया अभी स्लाइड्स में, वजन घट गया है या फिर खून निकला है खांसी से, कुछ भी और? नहीं नहीं, खून खून वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, मगर जैसे रास्ते में, जैसे रात में सो रही हैं, सोते में हम्म एकदम सांस से रुक जाती है। हम्म अच्छा अच्छा। नहीं, ये तो तुम्हारा ऐसा है ना कि ये एलर्जी वगैरह का भी दिक्कत हो सकता है। आजकल जो है 5-6 सालों से मौसम काफी बदल गया है। जिस टाइम पे ठंड होना चाहिए उस टाइम पे गर्मी है, घबराहट सी होने लगती बारिश बारिश होना चाहिए अप्रैल जून में होना चाहिए, अभी से बारिश चालू हो गया है। तो मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर बार बार ये होता रहता है तो एक दो जांच करना पड़ेगा, और एक छाती का एक्सरे भी करवाना पड़ेगा। है। आज कल मेरे थोड़ी बहुत तुम्हारी थोड़ी आवाज सी नहीं आ अस्थमा की रही। बीमारी आई है सर। अस्थमा अच्छा, की तो है उनका बीमारी आई है थोड़ा। सर, थोड़ी सी रिपोर्टों में। अच्छा अच्छा। तो एलर्जी वगैरह जी या अस्थमा वगैरह तो ये तो तुम्हारा फुल्ली क्योरेबल नहीं है, पूरी तरीके से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल में रहेगा अगर टाइमली दवाई लेते हो आप, या फिर धूल वगैरह अगर है उस जगह पे नहीं जाना है। अगर किसी किसी टाइम पे होता है, पूरे साल तो नहीं रहता है। तो ऐसी चीज है, एलर्जी जी तो जी। पूरा परमानेंटली क्योर नहीं होगा। अभी देखो तुम्हारी मम्मी की एज भी हो गई है, तो इस एज में 100% क्योर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बात वैसी है। तो दवा लो, और दवाई टाइम पे, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो एक टेस्ट करवा लो, एक एक्सरे करवा लो, है ना? ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू। और किसी को ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड कोई जानकारी, टीबी से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी और भाई का कोई सवाल है? चंद्रशेखर जी, गोल्डी, गौरव, हरिकेश कुमार, जोगिंदर, किसी और भाई कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी आ रही है सर। जी, एक तो कोई इम्पॉर्टेंट बात सवाल मैं है? बता दूं यहाँ पे, आप जी लोग जी। हमेशा डायबिटीज के बारे में सुनते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इन सब के बारे में आपको पता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस और क्षय रोग के बारे में आपने सिर्फ सुना है, टीबी के बारे में, लेकिन उतना पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड, किडनी की कोई बीमारी हो, ये जितना कॉमन है ना, उससे ज्यादा कॉमन है आपका ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। और गांव में तो बहुत ज्यादा संक्रमण है इसका, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आप लोग सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने आज जो जो लक्षण बताए, अगर आपको गांव में किसी में दिख रहा है तो उन लोग को एडवाइस करें कि वो लोग जांच करवाए आपके टीबी का। आपके दिमाग में यही आना पड़ेगा, सिर्फ खांसी होने से नहीं होगा, सारे लक्षण आने पड़ेंगे, तभी जाके आप उनको भेज सकते हैं टेस्ट के लिए। तो इस चीज हेलो। को ध्यान में रखिए सब लोग। जी जी, सुशील कुमार जी, आपको आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, टीवी के रिलेटिव तो नहीं है, जी, अदरवाइज मेरा पूछिएगा। क्वेश्चन है हम्म हाँ, सर। पूछिए। मेरा है शुक्राणु को लेके, ठीक है सर। तो उसमें ओके। रिपोर्ट में नीला आता है सर, अदरवाइज इसके लिए
कोई ऑप्शन? और रिपोर्ट में क्या आया है आपका? नील आता है सर। जो रिपोर्ट में मैंने नील सर आ रहा है। हार्मोन्स चेक कराए थे मैंने, हम्म। तो उसमें 22% कुछ है सर हार्मोन्स। अच्छा, हॉर्मोन्स की भी दिक्कत है, फिर तो आपको थोड़ा लंबा आपका ट्रीटमेंट चलेगा। शुक्राणु का प्रॉब्लम जो है, इसके हाँ काफी जी। रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में एक द्रव्य है, एक सब्सटेंस, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन जो ओके। है हमारे सिस्टम के पूरे सिस्टम को चलाता है, शरीर को। जैसे अभी फैमिली प्लानिंग के लिए शुक्राणु के लिए हार्मोन की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में हार्मोन की कमी है तो आपका ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए चलेगा। और ओके। हार्मोन अगर ठीक हो जाता है तभी जो है आपका शुक्राणु का प्रोडक्शन होने लगेगा। तब तो तक के उसके लिए लिए आपका सर? शुक्राणु का, उसके लिए तो आपको मान लीजिए अभी आपको एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। एक विभाग है, डिपार्टमेंट, जैसे सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स ऐसे होता है। एक यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है जिसमें डॉक्टर्स आपका इसका ट्रीटमेंट करते हैं, शुक्राणु बढ़ाने का, हॉर्मोन्स ठीक करने का। तो यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया नंबर 1। नंबर 2 एंडोक्राइनोलॉजी। ये दोनों डिपार्टमेंट की आपको सुविधा लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है। मैंने हाँ, हार्मोन्स वैसे सर कितने होने चाहिए? 22% कुछ है मेरे। नहीं नहीं, कितने होने चाहिए उस पे, उस टेक्निकल चीज पे, लाइन पे जाना ही नहीं है अब, क्योंकि ये ओके। लेवल जान के भी कोई फायदा नहीं होगा नॉर्मल ठीक है है। या नहीं। हाँ, तो ठीक इसके लिए पहले यूरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट जाने के बाद डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि हार्मोन कम आखिर क्यों हो गया एक 24 साल की लड़की के शरीर में, जो नहीं होना चाहिए था। उसका ठीक डायग्नोसिस होने के बाद ही जो है बाकी का पता चलेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है। ठीक है सर। उसमें रिपोर्ट में कोई 0% कुछ नहीं शो करता ना, नीली दिखाता ओनली। पहले ठीक था, अदरवाइज हम्म शादी से पहले। हेलो 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 हम्म। भाई, कौन सा मिस्त्री बात कर रहा भाई? अरे गौरव जी, हाँ जी सर। आप यहाँ पे वेबिनार चल रहा है, यहाँ पर आप हैं। आपका अगर कोई सवाल है पूछ सकते हैं, मिस्त्री से बाद में बात कर लीजिएगा आप। जी ठीक है जी सर? सर, जी सर। हाँ, मैं कोई कहा सवाल जैसे है इनको आपको? प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बताई ना इस भाई को, जी। हम्म। तो एक बार मेरे साथ बात कर लेता है। मेरे पास कोई था बंदा, उनको भी दिक्कत हुई थी ऐसी, तो मैं ठीक उसके है, बारे मैं में बता मैं देता हूँ। आपसे बात करवा दूंगा गौरव भाई, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है सर। आपका और कोई सवाल है यहाँ पर जो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, स्वप्निल जी से? नहीं कोई सर, नहीं क्वेश्चन है, मेरा कोई तो नहीं है इश्यूज सर। है? ठीक है, ओके जी। ठीक है, और किसी भाई का कोई सवाल है? यहाँ पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, 28 लोग। अ, किसी और भाई कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं टीवी के बारे में, या फिर इसके अलावा भी कुछ और, जैसे अभी पूछा उन्होंने? ठीक है, तो किसी भाई कोई सवाल नहीं है? है सवाल थोड़ा सा। जी जी, हम्म। रामचंद्र जी पूछिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते, बताइए। सर एक हमारे भाई साहब हैं, उनको जो है पेट की प्रॉब्लम रहती है सर। बार बार उनको फ्रेश होना पड़ता है। अच्छा। हेलो। हाँ जी। हम्म। हेलो। हेलो। जी जी, बात बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए। मेरी सर 40 साल की उम्र है जी। हम्म। तो ऐसा है जी, मैं सवेरे सोने उठता हूँ, मैं सोने उठ के मैं फ्रेश होऊंगा बढ़िया जी। अच्छा। तो उसके बाद नहा धो के नाश्ता करूंगा, तो जैसे चाय पीऊंगा उसके बाद फिर फ्रेश होना जाना पड़ता है जी। अच्छा। अच्छा, फिर तो दिन में दोपहर कितना, को लगभग कितना बार होता है? दिन में लगभग 2-3 बार हो जाता है आपका? हाँ जी सर, सवेरे तो 2 से 3 तो पक्का है जी। सवेरे के 6 से लेकर 9 बजे तक 2 से 3। उसके अलावा मतलब कोई आपको उसके बीमारी बाद है, जैसे कि ना जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसा कुछ? ना जी कुछ नहीं है जी सर। तो फिर एक बार अब जाके घर अब फिर फ्रेश होऊंगा जी जाके। अच्छा। नहीं, इस फ्रेश होने की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है पेट में? कोई मतलब दिक्कत है, दर्द है, कुछ भी सिम्टम? नहीं सर, ना तो मेरे को दर्द, जलन, गैस, कब्ज कुछ महसूस नहीं होता है। बस यही अच्छा। प्रॉब्लम है, बार बार फ्रेश होना पड़ता है। सवेरे ज्यादा है जी, 2 से 3 बार फ्रेश होना पड़ा। अच्छा, दिन में चलो कभी कभार हो गया, कोई बात नहीं, एक बार शाम को अब जाके अच्छा। नहीं, अभी देखिए आपका कभी कभी ये नॉर्मल भी है।
नॉर्मल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पेट खाली नहीं हो रहा है, मतलब आधा खाली हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको 2-3 बार जाना पड़ सकता है। तो किसी किसी लोगों के लिए 2-3 बार जाना नॉर्मल है। और लेकिन अगर आपको पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, बार बार दिन में 5-6 बार टेंडेंसी आ रहा है, अगर ऐसा होता है तब 1-2 जांच करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके केस में कोई परेशानी है। आपका ये जो सिस्टम है नॉर्मल ही है। लेकिन पेट के खाली होने का टाइम जो है आधा आधा खाली हो रहा है, इसी वजह से आपको 2-3 बार जाना पड़ रहा है। उसके लिए उतना हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सर खाने का जैसे ऊपर ऊपर तो मेरा जो खाली रहता है, जैसे छाती के नीचे ना पेट खाली रहता है, चाहे 4 की जगह 5 रोटी खा लूं, 6 रोटी खा लूं, बाकी जो सुंडी से नीचे है ना उससे नीचे नीचे भारी सा हो जाता है, तब हाँ हाँ हाँ, जोर पड़ता है। ये मतलब वही बात मैं बोल रहा हूँ कि खाने का हजम का जो कैपेसिटी है इसी वजह से हो रहा है कि आधा हजम हो रहा है बाहर निकल रहा है, फिर आधा हजम हो रहा है बाहर निकल रहा है। बस इसीलिए हाँ मतलब जी। आपका 2-3 बार जाना पड़ रहा है, बात वही है। और कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। है। एक ही बार में आपका पूरा जो है हजम नहीं हो रहा। 20% हाँ हजम जी। हो गया वो बाहर निकल गया, 30% हजम हो गया दूसरे टाइम पे बाहर निकल गया, बस वही हाँ बात है। जी। इसी वजह से मैं अरे बोल रहा हूँ कि खाने का टाइम जो है ना वो थोड़ा फिक्स करवा लीजिए। ब्रेकफास्ट का टाइम आंटी फिक्स सर जैसे करवाइए, मैं रात लंच को का अब टाइम। रोटी 10 खा लूं 5 खा लूं, कोई चक्कर नहीं, जाऊंगा सवेरे ही, रात को कोई प्रॉब्लम नहीं है सोने टाइम। नहीं, इसका आप टेंशन जैसे मत 8 लीजिए, बजे 9 आपका बजे नॉर्मली। रोटी रात के रख के खाया, सवेरे ही जाऊंगा 6 बजे। नहीं, आपका शरीर ऐसे ही सर एडजस्ट हो क्या गया है करे, ना, आपका जैसे नॉर्मल। पेट एक बार में साफ हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका ठीक ही है। एक ही